अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, हम ये जो अवतल दर्पण का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हम अवतल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन में इसके 5 स्टॉप मानते हैं, 5 जगह पर बिंदु मान सकते हैं, 5 जगह पर वस्तु पड़ी हुई है। जैसे एक एफ पर पड़ी हुई है, दूसरा ये एक एफ पर पड़ी हुई है, दूसरा एफ और सी के मध्य पड़ी हुई है, सी यानी वक्रता केंद्र, तीसरा माना कि वक्रता केंद्र पर पड़ी हो, चौथा ये जो अनंत है इसके और सी के मध्य पड़ी हुई है, इसको हम चौथा स्टेशन मान लेते हैं, चौथी स्थिति मान लेते हैं, और 5वीं स्थिति होती है अनंत पर। तो वस्तु निम्न में से 5 स्थानों में से कोई भी स्थान पर पड़ी हुई तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसको समझने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। जैसे वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा 1 नंबर पर। हमें बिंब और प्रतिबिंब दोनों को मिलाकर 6 करना है, बिंब और प्रतिबिंब दोनों को मिलाकर 6 करना है। या यूं समझो कि जैसे हम बिंब रखते हुए एक इस स्टेज पर रखेंगे 5 नंबर पर तो उसका प्रतिबिंब 1 नंबर पर बनेगा। बिंब हम 4 नंबर पर कर देंगे तो उधर से उल्टा चलता हुआ आएगा, प्रतिबिंब यहां बनेगा 2 नंबर पर रखते हैं तो प्रतिबिंब 5 नंबर पर बनेगा। यानी कि बिंब अगर हम एक स्थिति पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमें कौन सी स्थिति पर प्राप्त होगा, 5 स्थिति पर। अगर बिंब को हम 2 स्थिति पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा 4 स्थिति पर। बिंब को हम 3 स्थिति पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी 3 पर प्राप्त होगा। बिंब को हम 4 स्थिति पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमें 2 स्थिति पर प्राप्त होगा, और बिंब को हम 5 स्थिति पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमें 1 स्थिति पर प्राप्त होगा। यानी कि ये बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब कहां बनेगा उसकी स्थिति आपको समझ में आई। अभी हमने देखा कि बिंब की स्थिति होती है, उसके आधार पर प्रतिबिंब की स्थिति बनती है। जैसे बिंब अनंत पर था तो उसके प्रतिबिंब ए पर बन रहा था, बिंब सी और अनंत के मध्य था तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के मध्य बन रहा था, बिंब सी पर था तो उसका प्रतिबिंब सी पर बन रहा था, बिंब एक स्टेप आगे यानी सी और एफ के मध्य था तो प्रतिबिंब सी और अनंत के मध्य बन रहा था। अब बिंब अगर एफ पर है तो प्रतिबिंब उसका अनंत पर बनेगा। अब है प्रतिबिंब का आमाप, यानी प्रतिबिंब किस साइज का बनेगा। तो वस्तु जब अनंत पर हो तो बहुत बड़ी होती है जैसे सूर्य, और उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है यहाँ। तो वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है अत्यंत छोटा। अब वस्तु एक स्टेप आगे आएगी सी और अनंत के मध्य तो साइज पहले की अपेक्षा थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन बिंब की अपेक्षा छोटा होगा। और तीसरी स्थिति है जब सी पर हो तो बराबर आकृति का प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद में बिंब अगर आगे बढ़ेगा और यानी सी और एफ के मध्य आएगा तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, और जब वस्तु एफ पर पड़ी हो तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब अनंत के लिए अत्यंत छोटा बनेगा, अनंत और सी के लिए छोटा बनेगा, सी के लिए बराबर बनेगा, और सी और एफ के लिए बड़ा बनेगा, और एफ के लिए अत्यंत बड़ा बनेगा। यानी एक स्टेप हमेशा बड़ा होता जा रहा है। अब है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा या उल्टा। तो अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और वास्तविक बनेगा या आभासी। आभासी का मतलब होता है कि किरणें मिलती नहीं है, हम मिलता हुआ मानते हैं, अपन सोचते हैं कि मिल रही होगी, तो वो आभासी प्रतिबिंब होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में मिलती है। तो जो अवतल दर्पण होता है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अभी हमने देखा कि साइज जो होती है प्रतिबिंब की वो डिपेंड करती है बिंब की स्थिति पर, और उसके अलावा प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वो अवतल दर्पण के लिए हमेशा उल्टा और वास्तविक होता है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। हम अवतल दर्पण से विभिन्न स्थितियों पर रखे हुए बिंब का प्रतिबिंब बनाएंगे। सबसे पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले हमें अच्छा सा डायग्राम बनाना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले चांदी की सहायता से दर्पण बनाएंगे, और उसके बाद में यहाँ बिंदु P अंकित करेंगे, तथा हम अपनी सुविधा के लिए कि अच्छा चित्र बने उसके लिए हम 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु C अंकित करेंगे। और चूंकि हम जानते हैं कि बिंदु C जो होता है वक्रता त्रिज्या जो होती है उस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, इसलिए 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हम बिंदु F अंकित करेंगे। हम स्केल की सहायता से C, F और P को मिलाते हुए सीधी रेखा खींचेंगे जो हमारा मुख्य अक्ष होगा। अब हम जानते हैं कि अनंत से आने वाली सभी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, अतः हम स्केल की सहायता से मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आपतित करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण बिंदु F में से होकर गुजरती है। तो परावर्तन के बाद यह F में से होकर गुजरती है तो हम स्केल की सहायता से F के ऊपर से बिंदु रेखा गुजार देंगे। उसके बाद में हम दूसरी प्रकाश की किरण लेंगे जो भी
मुख्य अक्ष के समानांतर होगी और दर्पण से परावर्तन के बाद यह भी मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस बिंदु में से होते हुए परावर्तित हो जाएगी। अब इस प्रकार हमारा अच्छा सा चित्र बनेगा। और अब है इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति होगी ये फोकस बिंदु पर, प्रतिबिंब की स्थिति होगी फोकस बिंदु पर। प्रतिबिंब का आमाप यानी प्रतिबिंब किस साइज का होगा? तो प्रतिबिंब हम जानते हैं कि वस्तु बहुत बड़ी है और उसका प्रतिबिंब छोटा सा बन रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये अत्यंत छोटा है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? क्योंकि किरणें आपस में मिल रही हैं इसलिए प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और ये उल्टा बनेगा जो हमें अगले चित्र में दिखाई देगा कि उल्टा। अब दूसरी स्थिति में जब वस्तु यानी बिंब अनंत और वक्रता केंद्र सी के मध्य हो, ये वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के मध्य है, ये हम 1.5 सेंटीमीटर के लगभग ले लेंगे। एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी जो ये दिखाई दे रही है, और ये परावर्तन के बाद फोकस बिंदु में से होते हुए गुजरेगी। दूसरी किरण फोकस बिंदु में से होते हुए गुजार दो तो ये किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ये हमने पढ़ा था। तो यह जहां पर दोनों किरणें आपस में काटती है इस बिंदु पर ये वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जो हमें उल्टा दिखाई दे रहा है। तो अब प्रतिबिंब की स्थिति है सी और एफ के मध्य, ये सी और एफ के मध्य हमें प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। और प्रतिबिंब का आमाप जो होगा वो प्रतिबिंब ये है और प्रतिबिंब ये है, यानी कि ये बिंब से छोटा है और किरणें वास्तव में मिल रही है इसलिए वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है इसलिए प्रकृति हो जाएगी वास्तविक एवं उल्टा। तीसरी स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखिए डायग्राम के द्वारा, यह हमारा दर्पण है, ये बिंब है जो सी पर पड़ा हुआ है और ये बिंदु एफ है। हमें दो किरणें गुजारनी है, एक मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आपतित हो रही, ये निशान जाने का है, आपतित होने का है, और तो वो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु में से होते हुए गुजर रही है। दूसरी किरण फोकस बिंदु में से गुजरते हुए आपतित हो रही है, तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष से समानांतर हो रही है। जहाँ पर दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही है यहाँ हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जो उल्टा बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी हमारी बिंदु सी पर बन रहा है इसलिए सी पर, और आमाप क्या है, उसका साइज क्या है? तो उसका साइज बिंब के बराबर है, वस्तु के बराबर है। और उसकी प्रकृति क्या है? प्रकृति है वास्तविक और उल्टा। ये वास्तविक बन रहा है जो किरणें आपस में काट रही है इसलिए, और ये उल्टा बन रहा है इसलिए इसकी प्रकृति हो गई वास्तविक एवं उल्टा। स्थिति 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के मध्य स्थित हो, यह सी और एफ के मध्य वस्तु पड़ी हुई है, इससे दो किरणें निकल रही है। एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है जो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु में से होते हुए गुजर रही है। दूसरी किरण फोकस बिंदु में से होते हुए गुजर रही है जो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। जहां पर दोनों किरणें आपस में काटती है यहाँ पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक बन रहा है। अब है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति हो गई सी और अनंत के मध्य, और आमाप हो गया, इसका साइज हो गया वस्तु से बड़ा है, ये वस्तु है इससे बड़ा ये दिख रहा है, और प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई वास्तविक एवं उल्टा। अब है अगली स्थिति, जब वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये वस्तु है जो फोकस बिंदु पर पड़ी हुई है, इससे हमें कोई सी भी दो किरणें गुजारनी है। जो हमने 3 किरणें बताई थी उसमें से 2 किरणें लेनी है। पहली किरण हम ले लेते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो फोकस बिंदु में से होकर गुजरती है। दूसरी किरण चूंकि फोकस में से होकर गुजारनी होती है लेकिन यहाँ फोकस में से होकर नहीं गुजरेगी, इसलिए हम ध्रुव में से होकर गुजारेंगे कि जब कोई किरण ध्रुव में से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उतना ही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित हो जाती है। यहाँ दोनों किरणें हम देखेंगे कि आगे कहीं ना कहीं मिलती हुई जरूर दिखेगी, अतः इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत पर, और चूंकि वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा इसलिए आमाप हो जाएगा वस्तु से अत्यंत बड़ा, और चूंकि ये किरणें आपस में मिलेगी इसलिए वह प्रतिबिंब होगा वास्तविक एवं वस्तु से उल्टा। जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य स्थित हो तो ये हमारा ध्रुव है, ये फोकस बिंदु है, इसके बीच में ये वस्तु पड़ी हुई है। जहाँ से 2 किरणें गुजारते हैं, एक मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारते हैं
तो ये किरण फोकस बिंदु में से होकर गुजरती है। दूसरी किरण हम पोल में से होकर गुजरेंगे तो ये परावर्तन के बाद उतना ही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित हो जाएगी। क्योंकि ये दोनों किरणें दूर हो रही है इसलिए हमें लगेगा कि ये पीछे से किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए हम इन दोनों किरणों को पीछे डॉट डॉट वाली लाइन से मिलाते हुए आगे ले जाएंगे। तो ये हमें एक बिंदु पर काटती है जहां वस्तु का हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इस चित्र में हमें दिखाई देता है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो ये दर्पण के पीछे की तरफ है। प्रतिबिंब का आमाप क्या है, तो चूंकि वस्तु इतनी सी है प्रतिबिंब इतना बड़ा है इसलिए वस्तु से बड़ा बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, क्योंकि प्रतिबिंब देखो ये मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ है इसलिए सीधा बनेगा। और चूंकि किरणें आपस में डॉट 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 द्वारा मिला रहे हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही है इसलिए प्रतिबिंब आभासी दिखाई देगा। अभी तक हमने देखा कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं, अगर बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब F पर बनेगा, अत्यंत छोटा वास्तविक उल्टा बनेगा। जब वस्तु अनंत एवं C के मध्य हो तो प्रतिबिंब C एवं F के मध्य बनेगा, छोटा वास्तविक उल्टा बनेगा। जब वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब C पर बनेगा, बराबर वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु C और F के मध्य हो तो प्रतिबिंब C और अनंत के मध्य बनेगा, वास्तविक बड़ा और उल्टा बनेगा। जब वस्तु F पर हो तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, अत्यंत बड़ा वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये पांचों जो मैंने ट्रिक बताई थी उसके द्वारा बन रहे हैं। ये वाला अपवाद है, जब वस्तु F और P के मध्य हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा, आभासी और सीधा बनेगा। ये अपवाद है। अब है अवतल दर्पणों के उपयोग। अवतल दर्पणों के मुख्य उपयोग टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों की हेडलाइट यानी अग्रदीप में, सेविंग दर्पणों में। दंत विशेषज्ञ भी अवतल दर्पण को काम में लेते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य है तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसलिए दंत विशेषज्ञ उसको दांत को फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य सेट करते हैं जिससे उसका बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करने में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अनंत से आता है और उसका प्रतिबिंब जो है फोकस बिंदु पर बनता है जो कि अत्यंत छोटा होता है। इस प्रकार सारे सौर प्रकाश एक बिंदु पर एकत्रित हो जाता है, इसलिए इसको सौर भट्टियों में काम में लिया जाता है। अब है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, जिसके लिए हम सबसे पहला ले रहे हैं जब वस्तु अनंत पर पड़ी हो। ये उत्तल दर्पण का बनाया हमने। ये वस्तु जो अनंत में पड़ी हुई है उससे आने वाली किरणें सभी मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही है और ये दर्पण में से परावर्तन के बाद बाहर की तरफ चली जाती है, जो हमें F बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिसको हम डॉट डॉट वाली लाइन से बना देते हैं। दूसरी किरण ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। ये किरण परावर्तन के बाद बाहर की तरफ चली जाती है, ये भी हमें F बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों किरणें F बिंदु पर मिल रही है तो बिंब की स्थिति होती है अनंत पर। तब प्रतिबिंब की स्थिति होगी दर्पण के पीछे F पर, दर्पण के पीछे F पर, तथा प्रकृति होगी क्योंकि किरणें आपस में मिल नहीं रही है, हम मान रहे हैं कि ये मिल रही है, इसलिए आभासी होगा और सीधा प्रतिबिंब अपने को प्राप्त होगा। अब है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उसमें अनंत के अलावा दूसरी स्थितियां कोई सी भी हो, वस्तु जैसे दर्पण की इस साइड में पड़ी हुई है, ये वस्तु है, एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है, परावर्तन के बाद वो बाहर की तरफ चली जाएगी, जो हमें बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा F बिंदु है। दूसरी किरण पोल यानी ध्रुव के ऊपर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उतना ही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित हो जाती है। ये किरण हमें दर्पण की दूसरी सबसे आती हुई प्रतीत होती है। जहाँ पर दोनों आभासी किरणें एक दूसरे को काटती है वहाँ हमारा प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। तो बिंब की स्थिति उत्तल दर्पण के लिए कहीं पर भी हो, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, हमेशा दर्पण के पीछे की साइड में बनेगी। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो ये प्रतिबिंब क्योंकि किरणें आपस में मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई मानते हैं, इसलिए आभासी होगा तथा सीधा प्रतिबिंब हमें बनेगा। प्रतिबिंब का आमाप क्या होगा, उससे छोटा होगा। अतः हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा पीछे की तरफ आभासी एवं सीधा तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण के मुख्य उपयोग जो है
वो वाहनों में साइड ग्लास के रूप में, ये बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है कि वाहनों की साइड ग्लास में कौन सा दर्पण काम में आता है, तो वो है उत्तल दर्पण। रोड लाइट में प्रकाश को फैलाने के काम आता है। घुमावदार रोड हो वहाँ पर मोड़ को दिखाने के लिए ये उत्तल दर्पण काम में लिया जाता है। दुकानों में सुरक्षा दर्पणों के रूप में इसको काम में लिया जाता है। सन ग्लास और दूरबीन बनाने में भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है।